तो यूथ इंजीनियर्स एकेडमी में आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। छात्रों, मैं हूं प्रदीप पांडे। ठीक है। इससे पिछला लेक्चर में आपने देखा था कैसे हम परिपथ को हल करते हैं, कैसे परिपथ के किसी भी ब्रांच या कह लीजिए किसी भी प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात करते हैं। अगर परिपथ में एक ही मेष है यानी कि एक ही बंद रास्ता है तो हम किरचॉफ वोल्टेज नियम का पालन करेंगे, केवीएल का यूज करेंगे। और अगर परिपथ में दो मेष हैं, दो बंद रास्ते या दो डब्बे वाले सवाल है तो उसमें हम किरचॉफ करंट लॉ का इस्तेमाल करते हैं और वो हमने देख लिया था कि वो किस प्रकार करेंगे। ठीक है ना। आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज पूरा द एंड करेंगे कि किसी भी प्रकार की अब परिपथ आ जाए। देखिए, कल के हमने सवाल में कभी भी करंट सोर्स नहीं लगाया था। आज हम देखेंगे करंट सोर्स आने से प्रॉब्लम क्यों आसान हो जाती है। दिमाग में बैठा लीजिए, करंट सोर्स आ जाए तो प्रॉब्लम आसान हो जाती है। ठीक है। चलो लेक्चर को आगे बढ़ाते समय ना लॉस करते हुए पहला बात करते हैं। हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम आज पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सर्किट। सर्किट यानी परिपथ पे आधारित आंकिक प्रश्न को आज हम सॉल्व करेंगे। तो एक एक करके चीजें सीखते जाइए। बहुत देखो बेटा, याद रखिए सवाल सॉल्व कराना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर समझिएगा बच्चा उसी में चला जाए, मिस कर दे रहा है। सवाल सॉल्व करना बड़ी चीज नहीं है, बड़ी चीज है कि उस किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए हमारे दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट बनना है। पहले कॉन्सेप्ट बनाओ, जब कॉन्सेप्ट बना लोगे तो किसी भी तरह का परेशानी आएगी, प्रॉब्लम आएगी, आंकिक प्रश्न आएगा, आप उसको कर लोगे। लेकिन आप एक दो तीन चार कितने सवाल करोगे भैया? रट रट के 10 15 20 100 कर लोगे। अब मान लो 151 ही पूछ दिया है ना। चलो, तो पहले देखो बेटा, पहले हम देखते कि रिजल्टेंट वोल्टेज कैसे निकालते हैं। रिजल्टेंट वोल्टेज, अब आपको सोचोगे सर ये क्या है, तुल्य प्रतिरोध तो पढ़ा है, तुल्य वोल्टेज नहीं, ये क्या नया चीज आ रहा है? तो देखो बेटा, इसको एक एक करके समझो, बहुत आसान है, कठिन नहीं है। केस फर्स्ट देखो, मान लो क्या कह रहा कि दो वोल्टेज हैं, दो वोल्टेज सोर्स हैं, बैटरी या सेल मान लो ये हैं, दो बिंदु ए और बी के बीच ये कुछ इस तरह से कनेक्ट हैं। ध्यान दीजिएगा, ये V1 है, ये V2 है। अब कह रहा है कि इन दोनों वोल्टेज का क्या कोई परिणामी हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है बेटा। हम क्या कर सकते हैं, इन दो वोल्टेज सोर्स को एक वोल्टेज सोर्स से दिखाया जा सकता है। दो वोल्टेज सोर्स को एक ही वोल्टेज सोर्स से दिखाया जाता है। जैसे आप बेटा तुल्य प्रतिरोध निकालते हो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हो, तो उसमें क्या करते हो, बहुत ढेर सारे रेजिस्टेंस, चाहे वो सीरीज में हो, चाहे पैरेलल में हो, चाहे कॉम्बिनेशन में हो, आप ओवरऑल करते क्या हो, सारे रेजिस्टेंस का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हो, आर इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध। और होता वो क्या है, वो भी तो रेजिस्टेंस ही होता ना, यानी कि सारे रजिस्टर को एक प्रतिरोध में हम दिखाते हैं। वैसे ही इसमें करना। अब देखो बेटा, इसको करने की तरीका देखो। दोनों वोल्टेज सोर्स की जरा पोलैरिटी देखो, बनाना मैंने बताया है। V1 में ऊपर प्लस है नीचे माइनस, V2 में ऊपर प्लस है नीचे माइनस। दोनों वोल्टेज की पोलैरिटी सेम है, दोनों का ऊपर प्लस ऊपर, दोनों का नीचे माइनस है। तो इन दोनों की वजह से जो वोल्टेज टोटल तुल्य इक्विवेलेंट वोल्टेज आएगा, जिसे हम VT बोल रहे हैं, उसमें बड़ी प्लेट ऊपर होगी, छोटी प्लेट निगेटिव। यानी कि देखो दोनों का बड़ी प्लेट ऊपर ऊपर है ना, तो इनसे बनने वाला जो टोटल वोल्टेज आएगा उसमें भी बड़ी प्लेट ऊपर होगी, छोटी प्लेट नीचे होगी। अच्छा, इस VT का बेटा मान कितना होगा? तो दोनों को जोड़ देना। क्यों? क्योंकि दोनों वोल्टेज की पोलैरिटी क्या है, सेम है। तो केस फर्स्ट क्या है, वेन पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज सेम। जब पोलैरिटी सेम हो दोनों को ऐड कर दो। ठीक, चलो आगे देखो, केस दूसरा देखते हैं बेटा। दूसरा केस क्या है समझो, ये कह रहा है कि इस कदर आपके दो वोल्टेज जुड़े हैं, वोल्टेज सोर्स कह लीजिए ए बी। एक वोल्टेज बेटा V1, एक है V2। पहली चीज देख लो, क्या ये सेम पोलैरिटी का केस है? तो इसे बना लेते हैं बेटा। V1 में देखो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, V2 में ये माइनस ये प्लस होगा। देख रहे हैं दोनों की पोलैरिटी क्या है, दोनों वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी सेम है। क्यों? क्योंकि दोनों का ऊपर माइनस है और दोनों के नीचे प्लस है। तो इनसे बनने वाला बेटा, इनसे बनने वाला जो आपका टोटल वोल्टेज सोर्स होगा, जिसे VT बोल रहे हो, वो उसमें भी बेटा
माइनस ऊपर रहेगा, छोटी प्लेट ऊपर रहेगी और बड़ी प्लेट यानी कि धन नीचे रहेगा, ये बात ध्यान रखना। वीटी। अब देखो चूंकि ये भी केस किसका है, कौन सा केस है भैया, सेम पोलैरिटी का है ना। तो सेम पोलैरिटी का ये भी केस है, तो इसमें भी बेटा आपका वोल्टेज क्या आ जाएगा, टोटल वोल्टेज V1 प्लस V2। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं, तो ये उन स्टूडेंट के लिए है जो स्टूडेंट सवाल को हल करना सीखना चाहते हैं, उनके लिए है, वो ध्यान सुनो। जो छात्र बेटा डायरेक्ट सवाल करना चाहते हैं उनके लिए ये जरूरी नहीं है, फिर कभी किसी और वीडियो में उनके लिए बनाऊंगा डायरेक्ट सॉल्व करना क्वेश्चन, है ना। ये उनके लिए है जो क्वेश्चन को सीखना चाहें कि कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए केस केस थर्ड कहते हैं बेटा। केस थर्ड ये है, ये साफ साफ कह रहा है क्या कि V1 और V2 क्या हो, बराबर ना हो, और दूसरा क्या कह रहा है कि V1 ज्यादा हो V2 से। ये है बेटा केस तीसरा, और मैं बना दे रहा हूं केस तीसरे का सर्किट। देखो ये है V1, ये है V2, ठीक। अब देखो जरा ध्यान से, जब पोलैरिटी की बात करें V1 की बेटा, ये प्लस माइनस, इसकी बात करें माइनस प्लस, क्या देखा, क्या देखा हमने, देखा कि सर एक वोल्टेज में ऊपर प्लस है तो दूसरे वोल्टेज का ऊपर माइनस है, यानी कि यह दोनों वोल्टेज जो हैं वो सेम पोलैरिटी के नहीं हैं, ठीक है ना। ये सेम पोलैरिटी नहीं है। जब सेम पोलैरिटी नहीं है तो ऐसे केस में आप पहली चीज ध्यान रखना, यह देखो कि इन दोनों में कौन सा वोल्टेज ज्यादा है। देखो बेटा V1 ज्यादा है ना V2 से, यानी कि इन दोनों का परिणामी जो भी वोल्टेज सोर्स बनाओगे वो दिखेगा कैसे, V1 जैसा। V1 जैसा मीन्स V1 कैसा है, बड़ी प्लेट ऊपर है छोटी प्लेट नीचे है, तो वैसे ही इनका परिणामी जो आएगा वो भी दिखेगा कैसा, V1 जैसा, बड़ी प्लेट ऊपर होगी छोटी प्लेट नीचे होगी। अब इस VT का मान बेटा क्या होगा, ये होगा बड़े से छोटे को घटा देना। क्यों, क्योंकि पोलैरिटी सेम नहीं है, अगर पोलैरिटी सेम होती तो जुड़ जाता है, लेकिन पोलैरिटी डिफरेंट होने से बड़े से छोटे को घटा देते हैं। और बनाते कैसा है, बड़ा जिस तरह का बड़ा रहता है, बड़ा वाला वोल्टेज, जैसे देखो ऊपर प्लस नीचे माइनस है, तो वैसे ही हम टोटल वोल्टेज को भी बनाएंगे, इनका तुल्य यानी कि परिणामी वोल्टेज। चलो आगे देखते हैं। अब बच्चा बात कर लें केस फोर्थ की, चौथे केस की। चौथा केस भी यही कहानी कह रहा, V1 V2 बराबर नहीं है, एंड और ये कह रहा है कि अब V2 ज्यादा हो गया V1 से, ठीक है, कहानी थोड़ा उसने बदल दिया, परिपथ आपका वही है V1 V2, ठीक है बच्चों। अब देखो इधर, अब आपको परिणामी बनाना है। परिणामी वोल्टेज बनाने के लिए जरा देखो, दो वोल्टेज का परिणामी बनाने के लिए कैसा बनेगा, कौन ज्यादा बेटा, V2 ज्यादा है ना, तो बनेगा कैसा, V2 जैसा। V2 कैसा है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, ऊपर छोटी प्लेट है नीचे बड़ी प्लेट है, तो यह हो गया बेटा आपका VT। और VT होगा क्या, बड़े से छोटे को घटाना है, बड़ा कौन है V2, छोटा कौन है V1, तो V2 माइनस V1। समझ गए सारे बच्चे, बोलो समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा बेटा, दो केस में लिख रहा हूं, केस 5 और केस 5 और केस 6। केस 5 ये कह रहा कि अगर आपके पैरेलल में दो वोल्टेज जुड़े हैं, पैरेलल में, ठीक है, ये मान लो 10 वोल्ट का है, ये भी मान लेते हैं 10 वोल्ट का है, तो इन दोनों के वजह से मान लो यह बिंदु A और B है। आप इन अब इस दोनों वोल्टेज का रिजल्टेंट बनाओगे, तो जो रिजल्टेंट होगा बेटा वो इन्हीं दोनों वोल्टेज की तरह दिखेगा, और कितना इसका मान होगा, 10 ही वोल्ट होगा, ध्यान रखिएगा। पैरेलल में बेटा क्या याद रखना है कि 10-10 वोल्ट के दो वोल्टेज तो अगर पैरेलल में हो तो उनका इक्विवेलेंट जो भी आएगा वो भी 10 ही वोल्ट का होगा। अब सवाल ये आएगा कि सर एक चीज बता दीजिए बस, एक एक छोटी सी चीज, कि मान लीजिए सर एक 10 वोल्ट का लें और एक 5 वोल्ट का लें, 10 और 5 वोल्ट का, ये दो वोल्टेज सोर्स अगर पैरेलल में जुड़े हों तो इनका परिणामी क्या होगा।
तो बेटा ये केस 6 कभी भी आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जिस्ट करने का मतलब कभी भी दो बड़ा अनइक्वल वोल्टेज सोर्स को हम पैरेलल में जोड़ नहीं सकते हैं, ये कर ही नहीं सकते हैं। समझ गए? दो वोल्टेज सोर्स को पैरेलल में कब जोड़ेंगे? जब दोनों समान रेटिंग के हों। ठीक है, चलो। हाँ, अब समझो बेटा, अब बात करते हैं न्यूमेरिकल विथ करेंट सोर्स। अब देखो, कल के जो न्यूमेरिकल मैंने कराए थे उसमें करंट सोर्स नहीं लिया था, लेकिन आज के न्यूमेरिकल में आप देखेंगे हम करंट सोर्स लेके चलते हैं। तो पहले बेटा आप करंट सोर्स के बारे में तो जान लीजिए। करंट सोर्स, देखो बेटा, पहला सबसे पहले लेक्चर में मैंने बताया था करंट सोर्स नाम की कोई चीज़ दुनिया में नहीं है। यानी कि करंट सोर्स अगर ये एक ऐसा सोर्स है जो कि आपका एक काल्पनिक होगा। इसकी कल्पना किया जा सकता है, इसलिए करते हैं जिससे इलेक्ट्रिकल की एनालिसिस करना आगे बेटा मशीन है और पावर सिस्टम एनालिसिस करना आसान हो जाए। बहरहाल, मान लो करंट सोर्स है, तो करंट सोर्स को प्रतीक क्या है? एक गोला बना होगा बेटा, और गोले के अंदर तीर बना होगा। ठीक है, इस गोले में मान लो लिखा है आई एम्पियर। आई एम्पियर, जैसे आई क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी। यह करंट सोर्स ए और बी दो बिंदु हैं, उनके बीच एक तार है। ए और बी दो बिंदुओं के बीच में एक तार है, उस तार से क्या जुड़ा है? एक करंट सोर्स आई एम्पियर का। तो अब मेरी बात सुनिए, जो मैं बोलने जा रहा हूं मैं लिख दे रहा हूं बेटा, इंपॉर्टेंट नोट्स करके, नोट करिए कॉपी पे। करंट सोर्स जिस तार, वायर, जिसे ब्रांच भी बोलते हैं, से जुड़ा होगा, उस तार, उस पूरे तार में, बेटा ध्यान रखना पूरे, यहां बच्चा मिस कर देता है, मैं लिख दे रहा हूं, उस पूरे तार में वही वही करंट फ्लो होगी जो करंट सोर्स का मान होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझिए। मैं कह रहा हूं दो बिंदु ए और बी है जिसके बीच में करंट सोर्स आई एम्पियर का जुड़ा है। तो इस पूरे तार ए और बी के बीच में जो तार है, करंट सोर्स जिस भी तार से जुड़ जाएगा उस तार में वही धारा प्रवाहित करेगी जो करंट सोर्स का मान होगा। जैसे एक एग्जांपल बेटा, मान लो 3 एम्पियर का करंट सोर्स होता, तो ए और बी दो बिंदुओं के बीच जुड़े तार में करंट कितनी फ्लो होती? 3 एम्पियर फ्लो होती। इससे नहीं मतलब है कि उस तार में और भी कुछ चीजें हैं कि नहीं, क्या उस तार में और रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस है तो क्या होगा। याद रखना बेटा, मान लो देखिए, इसी में मैंने एक रेजिस्टेंस बना दिया, एक प्रतिरोध बना दिया, तब तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां प्रतिरोध बना दिया तब तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब मोटे तौर सुनिएगा, किसी भी तार में चाहे कितने भी प्रतिरोध कहीं भी लगे हों, अगर उस तार में करंट सोर्स लगा हुआ है तो उस पूरे तार में धारा वही प्रवाहित होगी जो कि करंट सोर्स का मान होगा। अब किस दिशा में बहेगी बेटा? तो गोले के अंदर तीर दिशा बता देगी। जैसे इस एग्जांपल में आई एम्पियर की करंट है, तीर ऊपर है, यानी कि इस तार में कितनी करंट सोर्स से कितनी करंट बाहर निकलेगी? आई एम्पियर। इधर यानी कि इधर धारा क्या होगी? आई एम्पियर। दूसरी चीज, करंट सोर्स से जितनी करंट निकलेगी बेटा उतनी करंट इंटर भी करेगी, उसमें अंदर भी जाएगी, तो इसमें कितनी करंट जाएगी? आई एम्पियर। ठीक, ये बात ध्यान रहेगी। चलो इसी को आगे जल्दी से देख लें। समझते जाइए बच्चों लोग। ठीक है, आज का लेक्चर थोड़ा मैं शांति से पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं बेटा कि टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना। कभी कभी बहुत उछल कूद करके पढ़ाया जाता है, कभी कभी शांति से भी पढ़ाया जाता है। तो चलिए, यही चीज़ ध्यान रखना। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल, यहाँ एक प्रतिरोध है भैया, यहाँ एक करंट सोर्स है, यहाँ एक प्रतिरोध है। यह दो बिंदु P1 और P2 के बीच में एक तार है जिसकी ये कहानी है। इस तार में करंट सोर्स जुड़ गया 6 एम्पियर का।
अब बताओ कोई पूछे कि R1 R2 में धारा कितनी जाएगी, तो ध्यान रखना बेटा 6 एम्पियर दो बिंदु P1 और P2 के बीच में अगर करंट सोर्स लगा है तो इस पूरे तार में वही धारा प्रवाहित होगी जो करंट सोर्स का मान होगा। यानी कि इस पूरे तार में कितनी करंट बहेगी, 6 एम्पियर की। किस दिशा में बहेगी वो तीर बताएगा, यानी कि नीचे की दिशा में कितनी करंट बहेगी, 6 एम्पियर। क्योंकि जितनी करंट करंट सोर्स से निकलती बेटा उतनी करंट करंट सोर्स में इंटर भी करती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पूरा तार, आप ध्यान देखो, पूरे तार में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, 6 एम्पियर। कहां से कहां, ऊपर से नीचे। अगर तीर बेटा ऊपर होता तो धारा नीचे से ऊपर जाती, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब न्यूमेरिकल पे आओ, एग्जाम्पल देखो। आठ और ये हो गया 2 एम्पियर। देखो बेटा ये सवाल है, ऐसे सवाल 2 डब्बे वाले पिछले दिन भी कर रहे थे, पिछले लेक्चर में। याद रखिए बेटा ये सवाल जितना जरूरी आपका आपके लिए इसलिए जो बहुत जरूरी है, उसका कारण ये है कि अगर ये चीज़ें आप सीख जाओगे, भले से ये सवाल आपके एग्जाम में ना पूछे, लेकिन आपको इलेक्ट्रिकल आगे की बड़ी आसान हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखिए। तो चलो बच्चों, इस क्वेश्चन करने का सबसे पहले तरीका मैंने क्या बताया था, बताइए सारे लोग। ऐसे सवाल करने में सबसे पहले देखिए कितने जंक्शन है, बताया था ना, जंक्शन कितने हैं, 2। एक ये है बेटा, एक ये है। यहाँ का वोल्टेज मान लो VA, यहाँ का वोल्टेज क्या मानोगे, VB। फिर जो नीचे जंक्शन आता है उसको क्या कर देते हो, ग्राउंड से जोड़ देते हो, ग्राउंडेड कर देते हो। ऐसा कर दोगे तो VB का मान कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट। ये बात समझे थे। इसके बाद बेटा बताओ सारे बच्चे, पूरा परिपथ कितने तार से मिलकर बना है, 3 तार से मिलकर बना है। कोई करंट सोर्स आने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तीनों तार कितने ये पूरा परिपथ कितने तार से मिलकर बना, 3 तार। दिख रहा 3 तार, कौन कौन सा, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ये मैं बेटा पिछला लेक्चर में बता चुका हूं, अगर आपको इसमें दिक्कत हो तो वो लेक्चर जरूर देखिएगा, तो आप बड़े आसानी से समझ जाएंगे। यानी कि यह पूरा परिपथ 3 तार से मिलकर बना है। अब मेरी बात सुनो, हम इससे पहले क्या कर रहे थे, जितने तार होते थे उतनी करंट एज्यूम करते थे। जैसे 3 तार थे तो I1 I2 I3 एज्यूम कर ले रहे थे। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर बेटा 3 तार में एक तार में करंट सोर्स लगा है। देखो इस कहाँ गया, हाँ ये करंट सोर्स लगा है ना, यानी कि इस वाले तार में करंट सोर्स लगा है। जिस तार में बेटा करंट सोर्स लगा है उस तार में तो धारा का मान हमें पहले ही से ही पता है। हमें बहुत पहले से ही पता है कि इस पूरे तार में कितनी धारा प्रवाहित हो रही होगी, 2 एम्पियर होगी ना, 2 एम्पियर। और किधर, इस डायरेक्शन में। देखो तीर ऊपर है, यानी कि ऐसे धारा 2 एम्पियर बहेगी। बचे कितने तार, 2। 3 थे, एक में धारा पता है, बचे 2, 2 करंट। मान लो बेटा कौन कौन से, I1 और I2। एक को दे दो I1, किसी को दे दो I1 और किसी को दे दो I2। समझ में आई बात। तो देखो पहले वाले तार को I1 दिया, दूसरे वाले तार को कौन सी करंट दे दिया, I2। इतनी समझ गए। चलो अब सारे बच्चे देखो, अगर बेटा यह बिंदु आपने जमीन से जोड़ा है, ग्राउंडेड किया है, तो यहां का वोल्टेज 0 है, तो यहां से यहां तक कुछ नहीं है, तो यहां का भी वोल्टेज क्या होगा, 0 वोल्ट। और इस बिंदु का भी वोल्टेज क्या होगा, 0 वोल्ट। ये मैं बता चुका हूं। अब देखो बेटा इस वोल्टेज सोर्स में अगर निगेटिव प्लेट 0 वोल्ट पे है तो पॉजिटिव प्लेट पे वोल्टेज कितना आ जाएगा, धन 10 वोल्ट। ये भी हो चुका है। चलो अब इस पे क्या, इसके बाद क्या करते हैं बेटा, इसके बाद आप लिखेंगे अप्लाइंग, अप्लाइंग KCL। कहाँ अप्लाई करेंगे, एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पे बेटा KCL अप्लाई करो। देखो बिंदु ए पे KCL लगाना है। कहानी क्या है, आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग। आने वाली कौन कौन सी धारा है, आने वाली देखो I1 है, और कोई आने वाली है, कोई आने वाली नहीं, बाकी दोनों क्या है, जाने वाली नहीं है। बेटा देखो I1 आने वाली है, और कौन आने वाली है, 2 एम्पियर आने वाली है। बाहर कौन जा रही है, I2। तो आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो आने वाली धारा I1 है, और कौन आ रही है, 2 एम्पियर आ रही है। किसके बराबर होगी, जाने वाली धारा सिर्फ एक ही है, कौन, I2। यह बेटा आपका KCL आया। ओहो,
थोड़ा कॉर्नर में लिख रहा हूँ ना, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। ये आपका क्या आया, I2। अब सारे बच्चे जानते हैं कि ये कैसे सॉल्व किया जाता है, तो जरा देखो, फॉर I1 को सॉल्व करते हैं। I1 देखो बेटा किस प्रतिरोध में जा रहा है, I1 किस प्रतिरोध में जा रहा है, 4 में। ये है I1, यहाँ वोल्टेज कितना है 10, यहाँ वोल्टेज कितना है VA। तो बेटा सारे बच्चे पढ़ चुके हो, I1 बराबर क्या हो जाएगा, 10 ऋण VA बटा 4। ये I1 का मान आया। ऐसे ही बच्चों फॉर I2 बताओ, बताइए I2 क्या होगा। I2 कहां से कहां जा रहा है, वो प्रतिरोध बना लो जिसमें I2 बह रहा, I2 6 में बह रहा है। यहाँ वोल्टेज VA है, यहाँ का वोल्टेज क्या है बेटा VB, लेकिन VB क्या है 0। तो I2 बराबर हो जाएगा बेटा VA माइनस 0/6, या कह लो VA/6। अब देखो करेंट सोर्स आने से प्रॉब्लम क्यों आसान हुई बेटा, करेंट सोर्स आने से प्रॉब्लम इसलिए आसान हो गई क्योंकि अब हमें I3, अगर करंट सोर्स ना होता तो एक और करंट माननी पड़ती, इसमें करंट माननी पड़ती I3, उसको भी सॉल्व करना पड़ता। यहाँ देखो करंट I3 मानना ही नहीं पड़ा क्योंकि करंट सोर्स आने से क्या हुआ, उस तार में हमें करंट पता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि करंट मनाओ कि करंट सोर्स से भरा सवाल परीक्षा में पूछ लिया जाए। जितने करंट सोर्स होंगे बेटा उतनी तारों में आपको करंट सॉल्व करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। चलो बेटा अब इन्हीं I1 I2 का मान इस इक्वेशन में रख दिया जाए जो KCL से आया है। तो देखो KCL से अगला पेज चलते हैं। KCL से क्या इक्वेशन आई है, I1 + 2 बराबर क्या आया बेटा I2। I1 देखो क्या आया है, I1 आया 10 - VA, यही आया है, बटे पीछे देखो 4 + 2 बराबर I2 क्या आया है बेटा, I2 आया है VA/6। हो गया ना इलेक्ट्रिकल का काम खत्म बेटा, यहाँ से अब गणित ही स्टार्ट होता है। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप सारे छात्र इस सवाल को अब सॉल्व कर लेंगे और VA का मान निकाल लें। चलिए मैं जल्दी से करा दूं इसको। देखो बेटा ये सारे सवाल जो हैं वो मैं रेंडमली अपने से बनाता हूँ, जैसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और वो मैं आपको कराता हूँ। तो इसलिए इनका आंसर ना मेरे पास है, मुझे खुद ही यही सॉल्व करना पड़ेगा, आप लोग को भी यही सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं, बस वैल्यू चेंज रहती है। तो हो सकता है हम लोग जो सवाल कर रहे हैं उसमें कुछ जोड़ने गुणा भाग करने में दिक्कत हो, लेकिन आपको जो परीक्षा में सवाल दिया जाएगा वो सवाल इतना अच्छा दिया जाता है कि भाग गुणा करने में बड़ा आसान होता है। फिर भी चलो यहाँ देखो बेटा इसको कैसे करना है, ये चीज़ मैंने उस दिन भी बताया था। यहाँ यहाँ क्या करो, यहाँ नीचे 1 लिख दो बटा 1। अब इन दोनों को 1 करना है तो मैंने बताया था कैसे 1 करते हैं, यहाँ 4 लिखो, यहाँ 10 - VA। अब 1 का गुणा इधर करते हैं तो ये होता, यही आता, 4 को इसमें कर दो तो 8 हो गया। ये बेटा मैथ है, कई तरीके हैं एक मैथमेटिक्स से क्वेश्चन सॉल्व करने के, आप सारे तरीके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा देखो क्या करना है, अब तिर्यक गुणा करना जानते ही हो, तिर्यक का गुणा कर डालो। तो 10 - VA धन 8, इसमें बेटा गुणा किसका करो 6 का, और 4 का गुणा कर दो VA से। तिर्यक गुणा यही होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जिसे बेटा बोलते हैं। अब पूरा गुणा करिए तो ये आ जाएगा 10 6 VA, और 8 में 6 गुणा करो कितना का आएगा 48 48 आएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 4 VA आया। अब जरा ओपन करो सभी लोग, ये 60 हो गया -6 VA + 48 बराबर 4 VA। अब क्या काम करो बेटा, यहाँ से VA उठा के इधर ले जाओ, और ये 48 और 60 कितना हो गए 108, और वहाँ बेटा चला गया तो 10 VA आया। ठीक, तो VA बराबर क्या आ जाएगा 108 बटा 10, यानी कि 10.8 वोल्ट आया, किसका मान VA का। अब जरा देखो सारे बच्चे, VA का मान आ गया तो I1 और I2 का मान आ जाएगा ना, I1 और I2 का मान आ जाएगा। तो देखो I1 का मान निकाल लेते हैं। I1 है 10 ऋण VA/4, तो 10 ऋण कितना आया है 10 दशमलव, देखते हैं कितना आया था बेटा 10.8 बटा 4। अब देखो यहाँ पर बेटा, यहाँ -0.8/4 आएगा, या कह लो 0.-0.2 एम्पियर। I1 का मान आया, माइनस आया घबराओ मत, माइनस आया घबराओ मत,
अब पहले I2 का मान निकाल लें तो फिर बताते हैं एक बार। I2 देखो क्या है, I2 है बेटा VA बाई 6। कितना है VA बाई 6? इसको जरा सॉल्व करिए, कितना आ रहा है? ये आ जाएगा बेटा आपका I बाई 6। इसको सॉल्व करिए जरा, देखिए कितना आ रहा है I2। एक मिनट देखता हूँ, बता रहा हूँ कितना आएगा। सॉल्व करिए आप लोग भी जल्दी मेरे साथ, और बताइए इसका मान कितना आ रहा। सभी बच्चे हमारे साथ सॉल्व करें। 10.8 8 भाग करिए 6 का, 1.8 आया बेटा, आया। अब मेरे बच्चों बात समझो कि सर कभी भी करंट की वैल्यू अगर निगेटिव आ जाए, ऋणात्मक आ जाए, तो उस केस में क्या किया जाता है। जैसे यहाँ पास देखो बेटा, करंट का मान I1 ऋणात्मक आया, क्या ये गलत है? बिल्कुल नहीं बेटा, सवाल गलत नहीं है, सवाल सही है। इसका मतलब ये है कि आपने I1 जो ये दिशा दिखाई है, इस तार में बेटा वास्तव में करंट जो बह रही वो कितनी बह रही, 0.2, लेकिन आपकी दिशा के विपरीत दिशा में बह रही है। वास्तव में वास्तविक जो करंट होगी बेटा वो इस दिशा में बह रही होगी, इस तार में। यानी कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं है। अगर करंट निगेटिव आ रही है तो इसका मतलब आप जो दिशा मान चले हो उसके विपरीत दिशा में उतनी ही धारा प्रवाहित होगी। समझ गए? तो जैसे कोई कहे कि 4 एम्पियर में करंट की मान बताओ, तो 4 एम्पियर में करंट कितना बताओगे? 0.2 एम्पियर। कहां से कहां? 10 वोल्ट से VA तक, ये बता सकते हो। क्या कहते हैं, अगर माइनस के बाद बताना है, माइनस के साथ बताना है, तो जो दिशा मान हो बेटा उस दिशा में बताना कि इस दिशा में -0.2 फ्लो हो रही है, या आप बता सकते हो कि इस दिशा में +0.2 फ्लो हो रही है। ठीक है, चलो ऐसे ही बेटा अब अगला अंकित सवाल देखो। अगला सवाल करने जा रहे हैं। और इसको सारे बच्चे देखो बेटा, ये आप लोगों को भी करना है। ऐसा नहीं कि हमको सवाल दें और आप बैठे रहो, आप भी करो कि कैसे किया जाए। चलो इस सवाल को देखो, इसमें 10 एम्पियर करंट सोर्स इधर लगा है, यहाँ 2 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, बाकी 3 प्रतिरोध लगे हैं। परिपथ में देखो तो वोल्टेज सोर्स भी है, प्रतिरोध भी है, और आपका धारा 10 वोल्ट का करंट, 10 एम्पियर का करंट सोर्स भी है। अब सवाल ये है कि आपको इन सभी शाखाओं में धारा का मान ज्ञात करना है। सवाल देखो कैसा आता है, सवाल आता है बेटा कि 4 ओम में धारा का मान बताइए, 2 ओम में धारा का मान बताइए, या 5 ओम में धारा का मान बताइए। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन को करना है। चलो तो पहला काम, चलिए सबसे पहला काम, जंक्शन कितने हैं बेटा? 2। कौन कौन से? VA VB। किसको जमीन से जोड़ दो? VB को जमीन से जोड़ दो, तो VB क्या हो जाएगा? 0। ठीक, अच्छा नेक्स्ट चीज देखो, अब ये पूरा परिपथ कितने तार से मिलकर बना है? 3 तार से मिलकर बना है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। 3 तार में देखो कितने करंट सोर्स हैं? एक करंट सोर्स है, यानी कि एक तार में धारा का मान हमें पहले से पता है। पता है क्या? हाँ बिल्कुल पता है। जरा ये वाला देखो वायर, इस वाले तार को देखो बेटा, इसमें धारा कितनी बहेगी? इस पूरे तार में बेटा धारा बहेगी 10 एम्पियर की। 10, यहाँ कितनी धारा आएगी? 10। पूरे तार में कहीं भी बना दो, 100 जगह बना दो 10 एम्पियर। देखो पूरे तार में कितनी धारा प्रवाहित होगी? 10 एम्पियर। क्यों? क्योंकि 10 एम्पियर करंट सोर्स लगा है। और हमें कैसे पता चला कि धारा ऐसे ही बहेगी? तो क्योंकि तीर देखो बेटा, धारा इधर से निकलेगी और ऐसे। ठीक, दूसरी चीज, अब बचे कितने बेटा शाखाएं? 2 शाखा बच गई हैं, 2 तार बचे हैं जिनमें धारा नहीं पता है। नहीं पता तो मान लो, नहीं पता बेटा तो मान लो, इसमें मान लो I1, इसमें मान लो I2। अब आपको के साथ पिछले वाले सवाल में तो I2 I1 कहीं और था, ऐसा कुछ नहीं बेटा, आपकी मर्जी, जहां मानना, जो करंट देना दे दो। ठीक है, चलो अब सारे बच्चे बताइए। अच्छा, यहाँ का वोल्टेज 0 तो यहाँ का भी वोल्टेज क्या होगा? जल्दी बताओ तुरंत।
यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, जीरो। अगर यहाँ का वोल्टेज जीरो है, किसी वोल्टेज सोर्स का बड़ी प्लेट 0 वोल्ट पे है, तो छोटी प्लेट पे कितना वोल्टेज आता है, माइनस का कितना, 2 वोल्ट। ठीक है, चलो अब सारे बच्चे मुझे बताइए, अगर हम केसीएल लगाएं, केसीएल एट ए पे केसीएल लगाओ, पॉइंट ए पे केसीएल, क्या आएगा, बताया है मैंने केसीएल लगाना। इनकमिंग करंट कौन सी है, 10, और गोइंग करंट कौन सी है, I1 और I2। ये हमारा केसीएल है। इसी बेटा इसी फॉर्मूले, इसी इक्वेशन में I1 और I2 को विभवांतर बटा प्रतिरोध के रूप में लिखना है, ये मैंने आप लोग को बताया है। तो देखो फॉर I1 देख लो, फॉर I1 देखो बेटा, I1 नजर आ रहा, ये है। I1 किस प्रतिरोध में बह रहा है, वो प्रतिरोध बना लो, 4 में बह रहा है I1। किधर से किधर बह रहा है, VA से बह रहा भैया, कहाँ जा रहा है, 0 जा रहा है। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, कई बार बताया गया है, VA बटा 4। देखो बेटा, ये लेक्चर जो है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप पीछे के लेक्चर देख रहे हो, है ना। अगर आप डायरेक्ट इसी लेक्चर पे कूदोगे, चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो गए। कोई चीज़ इतनी आसान होती बेटा तो की दिक्कत ही क्या थी, समझ रहे हो ना। फॉर I2 देखो किस प्रतिरोध में बह रही है भैया, 5 में। 5 में यहाँ क्या वोल्टेज है, VA, वहाँ क्या वोल्टेज है, ऋण 2। धारा की दिशा क्या है, ये। तो I2 क्या आ जाएगा, उच्च विभव से निम्न विभव, VA में निम्न घटाओ, ये पहले से ही ऋण बैठा लिया है, 5। कितना आ जाएगा I2, VA -2/5 आया। I1 I2 का मान किसमें रख दो, इसी समीकरण में। चलो अगले पेज में देखते हैं, क्या था, 10 बराबर I1 प्लस I2। 10 बराबर I1 क्या आया है, जरा देखो, I1 आया है ये, VA बटा 4 I1 आया। I2 क्या आया भैया, देखो, VA +2/5, VA -2/5। सॉल्व कर लेंगे। यहाँ इलेक्ट्रिकल खत्म, यहाँ गणित है। अब बेटा डिपेंड करता है वो किस छात्रों का गणित जो है वो मजबूत है, लेकिन फिर भी अगर आप वीक हैं तो घबराई मत। इस तरह के सवाल मैंने बताए हैं करने को। कैसे बताए हैं, पहले तो इनको एक करो, एक करने के लिए क्या करो, यहाँ ऐसे लकीर खींचो, खींचा लकीर, भाई यहाँ 10 को रहने दो, लकीर खींचा, 4 और 5 का गुणा करके लिखो, 20 लिखा। अब 5 का गुणा इसमें करो VA में, तो 5 VA धन 4 का गुणा इधर साइड करना होता है बेटा, तो 4VA +2। ठीक, अब क्या करना होता है, अब तिर्यक गुणा करना होता है, तो 10/1 लिख सकते हैं यहाँ पर। तिर्यक का गुणा करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 20 का 10 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 200। और बेटा 1 का इसमें गुणा करोगे तो ये कोई अंतर नहीं आएगा, ये वही रहेगा जो है। अब अंदर खोलो, यहाँ बेटा देखो, 8 को इधर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 200 ऋण 8 हो जाएगा, और यहाँ 9VA हो जाएगा। 9VA होगा ना, यहाँ 5 और ये 4, 5 4 9VA। यहाँ कितना हो गया बेटा, 192 बराबर 9VA। अब जल्दी से सॉल्व करो सारे बच्चे कि VA का मान कितना आ जाएगा, 192/9। सॉल्व करिए, चलिए मैं भी कर देता हूँ, आप भी सॉल्व करो जल्दी से, कितना आ रहा, सॉल्व करो सभी लोग। 192/9, ये बेटा आ रहा VA 21.3। VA का मान बेटा इतना आ रहा है, 21.3 वोल्ट। जब VA का मान इतना आ रहा तो जरा जल्दी से I1 I2 का मान निकाल लो। I1 कितना है बेटा, VA/4 है, VA/4, तो 21.3 में 4 का भाग दो, I1 कितना आ गया, 5.3। ठीक, I1 आ गया। अब बात करते हैं I2 की। I2 बराबर क्या है, VA -2 बटा क्या है बेटा, 5। VA कितना है, 21.3 -2/5, यानी कि I2 आएगा 23.3/5। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 23.3/5 कितना आया बेटा, I2 आया 4.66। ठीक, यानी कि I1 I2 का मान निकालने से ज़्यादा देखो क्या चीज़ आपको मिला। अगर सवाल आता
कि 4 ओम में धारा का मान बताओ, तो 4 ओम में कौन सी धारा जा रही है, I1। I1 का मान कितना आया है, 5.3। तो क्या आंसर होता 5.3। सवाल ये होता अगर आपसे पूछा जाता कि बताइए 5 ओम में धारा का मान, तो 5 ओम में धारा का मान क्या होता है, क्या आया, I2 4.66। क्यों, 5 में धारा क्या बह रही है, I2। I2 का मान बता दो। कोई पूछे 2 में धारा क्या प्रवाहित हो रही है, तो बेटा 2 में धारा साफ साफ दिख रहा कितनी बह रही है, 10 एम्पियर। सिंपल ऐसे सवाल आप लोग से पूछे जाते हैं। ठीक है। हाँ, और कुछ चीजें सुनिएगा, कुछ बातें जहां पास बच्चा ऐसे सवालों में प्रॉब्लम में आता है, उसका जिक्र मैं कर देता हूं, ध्यान रखिएगा। आगे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, देखो बेटा 90% सवाल, 90 या कह लो 95% इन्हीं बातों से सॉल्व हो जाएगा जितना आप अभी तक पढ़ चुके हैं। ठीक है। लेकिन कुछ सवाल इक्का दुक्का अगर ऐसे आए तो देखो, वो आते हैं लेकिन एक बार जब तक आप पढ़ोगे नहीं कर पाओगे। जैसे आप ध्यान रखना बेटा, अगर मान लो यहां पास ये कोई वोल्टेज सोर्स जुड़ा है और यहां प्रतिरोध है, समझिए, मान लो V है, यहाँ ये प्रतिरोध R है, तो इसको बेटा आप, और ये P1 P2 दो पॉइंट हैं, P1 P2, तो इसी चीज को आप ऐसा भी बना सकते हो कि प्रतिरोध ऊपर कर दो, वोल्टेज नीचे कर दो, लेकिन पोलैरिटी ना बदलना वोल्टेज की। पोलैरिटी का मतलब ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो ऊपर ही प्लस रखो नीचे माइनस रखो, ये काम किया जा सकता है। यानी कि कहने का मतलब हम लिख दें साफ साफ आपको कि प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस को किसी तार में कहीं भी स्थापित या लगा सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। ठीक, ये बात याद रखना बेटा, क्यों ये बता रहा हूं अभी आगे आप देखिएगा। दूसरी चीज समझिएगा, ये तो पहली चीज तो आपने समझा। दूसरी चीज, अगर किसी तार में, जैसे मान लो ये एक तार है, उसमें दो प्रतिरोध लगे नजर आ रहे हैं, R1 R2, तो ऐसे केस में क्या कर लेना बेटा, ऐसे केस में इन दोनों को एक बना लेना। एक कैसे बनेगा, दोनों को जोड़ देना। अगर एक तार में अलग अलग जगह दो प्रतिरोध नजर आए, तो उन दोनों प्रतिरोध को जोड़ के पहले एक बना लेना, पर और इसमें धारा का मान निकाल लेना। धारा का मान जो भी आएगा वो R1 में भी जाएगा, वो R2 में भी जाएगा, घबराइएगा मत। ठीक है। तीसरी चीज देखो, एक और चीज बता दें, तीसरी थर्ड बात, मान लो बेटा ये है कोई कहानी, R1, यहाँ कोई वोल्टेज है, यहाँ भी कोई रेजिस्टेंस है R2, यह है P1, यह है P2। तो आप इसी को कैसे बना सकते हो, देखो एक तार है जो P1 और P2 के बीच में जुड़ा है, इस तार में दो प्रतिरोध हैं R1 और R2, अलग अलग जगह हैं। तो पहला काम कर लो, क्या कर सकते हो, दोनों प्रतिरोध को एक जगह लाओ और दोनों को जोड़ दो, दो प्रतिरोध को एक बना लो। अब ये वोल्टेज सोर्स उसकी पोलैरिटी के साथ लगा दो। समझ में आ रही बात, देखो वोल्टेज सोर्स में इधर प्लस है इधर माइनस है ना, तो ये नहीं चेंज हो बस। अब कोई बच्चा कहेगा सर क्या प्रतिरोध इधर ही साइड रहे, क्या हम इधर नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हो, बस वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी ना चेंज करो। इस प्रतिरोध को यहाँ लगा दो अब, R1 + R2। अगर ये चीज सीख गए बेटा, तो अब आपका कोई भी ऐसा परिपथ नहीं है जो परिपथ आप ना कर पाओ। ठीक है। चलो इसी से बेस्ड अगला न्यूमेरिकल करते हैं कि इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है। एक एग्जाम्पल लें, उसी से समझेंगे। इस एक सवाल को मैं करा रहा हूं, इस सवाल से बेटा समझ जाइएगा, इससे कठिन नहीं आने वाला कुछ भी। आपके TG2 एग्जाम में कह लीजिए ये, इतना जानो कि अगर ये कर लोगे तो घबराना नहीं है, फिर कोई सवाल ऐसा बचेगा नहीं बेटा जो नहीं कर पाओगे। ये मान लेते हैं 10 वोल्ट, 4
6, सारे रेजिस्टेंस ओम में है, घबराइएगा नहीं। 3 वोल्ट, ये 10 ले लें। अब देखो इस परिपथ को बनाना है। परिपथ में बनाने के लिए देखो सबसे पहले क्या करो, इस परिपथ में आपको धारा का मान ज्ञात करना है। लेकिन समस्याएं क्या क्या आएंगी, उस समस्याओं से निपटने के लिए पहले क्या काम करो, हर तार में एक प्रतिरोध रखो, हर तार में एक प्रतिरोध रखो, और वोल्टेज सोर्स परिपथ में नीचे हो और प्रतिरोध ऊपर दिखे। तो जरा देखो बेटा, पहला वाला तार, यहाँ थोड़ा दिक्कत होगी, फिर से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। कुछ ऐसा करो कि हर तार में एक ही प्रतिरोध हो और एक ही वोल्टेज सोर्स हो, प्रतिरोध वोल्टेज सोर्स के ऊपर रहे। ठीक है, तो देखो बेटा पहला वाला तार देखो, ये पहला तार, इसमें 4 और 6, 6, 4, 2 रेजिस्टेंस है। तो इन दोनों को सीरीज में जोड़ के 10 कर लेंगे। 10 करके ये 10 वोल्ट के नीचे रखें या ऊपर, तो 10 करने के बाद बेटा जैसे 10 रेजिस्टेंस कर लियो ना, 4 और 6 को जोड़ के 10 ओम, तो 10 क्या करना, वोल्टेज सोर्स से ऊपर रखो कि वोल्टेज सोर्स नीचे आ जाए। यहाँ पर बेटा देखो, इसमें एक ही प्रतिरोध है और एक ही वोल्टेज सोर्स है और वोल्टेज सोर्स नीचे है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो बेटा कहानी क्या है, यहाँ कहानी ये है कि रेजिस्टेंस जो है वो नीचे है, वोल्टेज सोर्स यहाँ है। तो रेजिस्टेंस को जगह क्या कर दो, रेजिस्टेंस की जगह चेंज कर दो, बताया है ना, रेजिस्टेंस यहाँ बना दो और यहाँ क्या बना दो, वोल्टेज सोर्स, लेकिन पोलैरिटी ना चेंज हो वोल्टेज सोर्स की। यही सेम बेटा परिपथ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों परिपथ एक दूसरे क्या है, इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मतलब दोनों का बिहेव एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। देखो कर लिया ना, क्या करना ध्यान रखना, अगर ऐसा बेटा रेयरली ऐसा क्वेश्चन आने की उम्मीद है, लेकिन बाई चांस आ गया तो बस आपको अब ये करना है कि हर तार में एक प्रतिरोध एक वोल्टेज सोर्स रहे। ठीक है, एक प्रतिरोध और एक ही वोल्टेज सोर्स रहे। अगर एक से ज्यादा प्रतिरोध है तो सभी को जोड़ दो, एक से ज्यादा वोल्टेज सोर्स है तो अभी थोड़ी देर सबसे लेक्चर के स्टार्टिंग में यही मैंने बताया कि कैसे एक से ज्यादा, अगर 2 वोल्टेज सोर्स लगे तो उनका रिजल्टेंट वोल्टेज सोर्स क्या होता है, एक बना लो। दो वोल्टेज सोर्स को एक वोल्टेज सोर्स बनाना सिखाया है। तो हर तार में एक वोल्टेज सोर्स एक प्रतिरोध रखो, वोल्टेज सोर्स को नीचे रहने दो, प्रतिरोध को ऊपर रहने दो। ठीक है, तो अब देखो जरा ये परिपथ ये बन गया। अब इस परिपथ को सॉल्व कर लेंगे ना, कैसे करेंगे, वही चीज आ जाइए। जंक्शन कितने बेटा, 2, कौन कौन से, एक ये है, एक ये है बेटा वी ये क्या है वीबी, और हम इसको क्या कर दिए, जमीन से जोड़ दिए, ग्राउंड कर दिए, कर दिए ना। दूसरी चीज, कितने तार हैं, 3 तार हैं, तीनों में धारा मान लो, क्योंकि कोई करंट सोर्स नहीं है ना। देखो कोई करंट सोर्स है नहीं है, अगर होता तो बड़े खुश होते। क्यों, क्योंकि करंट सोर्स आ जाने से हमको मजा आ जाती है, इसलिए क्योंकि हमें कम करंट मानना पड़ता है। हो गया बेटा। अब चूंकि यहाँ ग्राउंडेड क्यों, यहाँ का वोल्टेज 0 है, तो 0 यहाँ का भी वोल्टेज होगा। तो 10 वोल्ट पे यहाँ क्या वोल्टेज आएगा, प्लस का आएगा 10 वोल्ट, और यहाँ बेटा यहाँ भी प्लस का आएगा 3 वोल्ट। धारा मान लो बेटा I1 I2 I3 मान लिए हैं। इस पॉइंट पे केसीएल लगाओगे, मैं लिख दे रहा हूँ जल्दी से, ये आपको सॉल्व करना है। केसीएल एट पॉइंट ए पे केसीएल लगाओ, क्या आएगा भैया, I1 बराबर I2 प्लस I3। अब मेरे बच्चे बात ध्यान से सुनो, ये सवाल आपको घर से करना है, लेकिन फिर भी मैं डायरेक्ट वैल्यू रख दूं, लिख दे रहा हूँ आपके लिए। अच्छा, क्योंकि यहाँ का भी वोल्टेज जुड़े हो तो बेटा यहाँ पास ये 8 के नीचे भी वोल्टेज कितना आएगा, ये जो मैं बता रहा हूँ 8 के नीचे 2 वोल्ट आएगा। उसी कहानी बता चुका हूँ, अगर छोटी प्लेट 0 है तो बड़ी प्लेट के ऊपर कितना वोल्टेज आ जाएगा, 2 वोल्ट। तो देखो अब मैं सॉल्व करा दूं, चलो इस क्वेश्चन करा ही देता हूँ। एक काम करता हूँ बेटा, इस क्वेश्चन को मैं करा ही देता हूँ। इतना नोट करिए सभी लोग, स्क्रीन शॉट ले लीजिए और नोट करिए। आज और आगे की चीज पढ़ानी है, जैसे कि हमको अब पढ़ना बेटा तुल्य प्रतिरोध निकालना, रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, है ना, और जल्दी से डीसी सर्किट को खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो बेटा, तो एक एक करके बात करते हैं। पहले बात कर लें फॉर I1 की। लाल कलर ज्यादा नहीं नजर आता है पता है मुझे, तो कलर चेंज कर लेते हैं। I1 देखो बेटा कहाँ है, देखो I1 किस प्रतिरोध में बह रहा है, 10 में। 10 बना लिया, बहकाओ। यहाँ 10 पे वोल्टेज क्या है, इधर क्या है 10, इधर क्या है VA, वही चीज यहाँ बना लो। इधर कितना है 10 वोल्ट, यहाँ कितना है VA,
धारा ये जा रही बेटा I1, तो I1 बराबर जल्दी से लिख लो क्या होगा, 10 माइनस VA/10 I1 हो गया। ऐसे ही फॉर I2 देखो क्या है, कहाँ है परिपथ देखो, ये है बेटा I2 किस में बह रहा, 8 में, 8 बना लो। यहाँ क्या वोल्टेज है VA, यहाँ कितना वोल्टेज अभी बताया था बेटा 2 वोल्ट आएगा, और इसमें क्या करंट जा रही है I2, तो यहाँ से I2 बराबर क्या आ जाएगा बेटा, VA ऋण 8 सॉरी ऋण 10 2 होगा ना, 2 वोल्ट है, ऋण 2/8 I2 आ गया। नेक्स्ट अब देखते हैं I3 का बेटा, फॉर I3 देखो जरा पीछे सर्किट देखो, I3 कहाँ है, ये है I3 10 में जा रहा है, 10 ओम में, और यहाँ वोल्टेज है धन का 10 3 वोल्ट, और यहाँ क्या है VA। चलो यहाँ VA है, यहाँ है +3, और ये है आपका I3, तो I3 बराबर आ जाएगा बच्चों VA ऋण 3/10। तो यहाँ से I1 ये मान, I2 और I3 समीकरण में रखो, कौन से समीकरण में, इस समीकरण में जो KCL से लगाते हैं, रखा जाए। चलो आगे बढ़ो, समीकरण में रख लिया जाए। समीकरण क्या है, I1 बराबर I2 प्लस I3। I1 कितना बच्चा देखो, अभी सॉल्व किए हैं, क्या है 10 माइनस VA/10, सही है। I2 देखो बेटा कितना आया, VA माइनस 2/8, VA माइनस 2/8 धन। I3 कितना है देखो जरा, I3 है VA माइनस 3/10, I3 है VA माइनस 3, VA माइनस 3/10। ठीक है, यह समीकरण बेटा बना, इस समीकरण को हल कर लीजिएगा। ठीक है, हल चलिए मैं करा दूं जल्दी से, लेकिन पूरा नहीं कराऊंगा, पूरा आपको करना है। 10 माइनस VA/10 बराबर, देखो बेटा इसमें ज़्यादा टाइम लॉस हो जाता है और बातें मैं आपको बता नहीं पाता हूँ, इसलिए आप जो गणितीय कैलकुलेशन है, आंकिक जो हम गुणा भाग कर रहे हैं, इसको अब आप खुद से भी करना सीखिए, है ना। अगर ऐसा करेंगे आप तो हम कम समय में और ज़्यादा चीज़ें पढ़ पाएंगे, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली हमें पढ़ना इलेक्ट्रिकल है बेटा यहाँ। अब बेटा इस पूरे को सॉल्व कर लेना, VA का मान ज्ञात कर लेना, VA का मान निकाल लेना। VA का मान आने के बाद इन्हीं, जैसे आपको I1 चाहिए, इसमें रख देना तो I1 का मान आ जाएगा, ये है I2 का मान, ये है I3 का मान। तो जरा देखो एक VA निकलने से, एक VA आने से आपको I1 I2 I3 दोनों आ जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी तो हो गई बेटा हम लोगों ने पर्पस सॉल्व करना। ऐसे बेटा हम जब MCQs लेके बैठेंगे एक साथ, जितने सवाल आपके TG2 एग्जाम में पूछे गए हैं, तो हम और भी सवालों की बात करेंगे। अभी मैं क्यों नहीं सवाल करा रहा हूँ बेटा, वैसा जैसा आप देखते हैं कि 50-100 क्वेश्चन कराते चले जा रहे हैं, इसलिए बेटा कि क्वेश्चन करना से नहीं कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं बेटा, क्वेश्चन सीखने से फायदा है। क्वेश्चन सीख गए, अब वो सारे 150 क्वेश्चन आप करिए, टीचर नहीं करते हैं बेटा, है ना, टीचर नहीं करेंगे, आप करोगे तो आपको फायदा होगा ना। चलिए अब आगे देखते हैं बेटा, अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये टॉपिक बेटा मैं बहुत पहले भी पढ़ा दिया जाता है, आखिरी में भी पढ़ाया जाता है, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ इसे आपको। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यहाँ ये टॉपिक कौन सा है बेटा, ये वही टॉपिक है जो हाई स्कूल इंटर में हमें बहुत परेशान करता है। क्यों परेशान करता है, उसका कारण यह है कि हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना में बड़ी कठिनाई होती है, हमको समझ ही नहीं पाते कि कब कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है। कहने का मतलब अब हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस का समूह, जिसमें आप जानेंगे कि तुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है।
फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की मदद से आप कोई भी सर्किट को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। तो पहला इसमें आता है आपका सीरीज रेजिस्टेंस इन सीरीज। क्या होगा? पहला होगा रेजिस्टेंस इन सीरीज। ये क्या कह रहा है कि जब प्रतिरोध सीरीज में हो, श्रेणी क्रम में जुड़े हों प्रतिरोध। तो देखो बेटा, श्रेणी क्रम का मतलब देखो, जैसे मान लो ये तीन प्रतिरोध हमने लिया, दो बिंदु हैं, दो बिंदु के बीच एक तार है, ये बिंदु ए है, यह बिंदु बी है। इन दो बिंदुओं के बीच बेटा तार है, तार में यहाँ रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ R2 है, यहाँ R3 है। अब यहाँ धारा बह रही है। अब हाँ, अभी धारा ना बहाओ, नहीं तो दिक्कत होगी, थोड़ी देर में रुक के बहाते हैं। अब देखो बेटा, सभी लोग को बड़े आसानी से पता है कि ये तीनों प्रतिरोध किसमें जुड़े हैं। बहुत तेजी से बोलते हैं सर ये तीनों तो किसमें जुड़े हैं, सीरीज में। लेकिन हमें ये नहीं पता, जल्दी चल पाता कि उसका कारण क्या है। कभी बेटा परिपथ को, कभी भी परिपथ या सर्किट को या नेटवर्क को आप अपनी आंखों से देख के उसके बनावट, उसकी डिजाइन के आधार पे तुल्य प्रतिरोध निकालना अब बंद कर दीजिए। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध निकालने के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, हम सर्किट की बनावट या उसका दिखने में कैसा है उस पे चले जाते हैं और गलत कर देते हैं सवाल। देखो बेटा, जब भी हम बात करें इक्विवेलेंट प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध निकालने की, तो ध्यान रखना सबसे पहला काम आपको करना है, बिंदु ए से एक काल्पनिक करंट, बिंदु ए से एक काल्पनिक करंट फ्लो कराइए, बिंदु ए से जो बिंदु बी से बाहर निकले। ये पहला तरीका। कभी भी तुल्य प्रतिरोध निकालना हो, आप ए से एक काल्पनिक करंट को फ्लो कराइए जो बी से बाहर चली जाए। अब जरा देखो, जो करंट R1 में गई बेटा, वही करंट R2 में गई, और वही काल्पनिक करंट किस में गई, R3 में। तो जब दो या दो से ज्यादा प्रतिरोध में समान समान मतलब सेम करंट, सेम वही करंट फ्लो हो, तो वह प्रतिरोध क्या कहलाते हैं, ये प्रतिरोध किसमें है, सीरीज में। तो सीरीज में बेटा, सीरीज में रेजिस्टेंस का सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपके दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस में एक ही करंट या सेम करंट फ्लो हो, तो वह रेजिस्टेंस किस में जुड़ जाते हैं, सीरीज में। इसका मतलब R1 R2 R3 क्या है बेटा, सीरीज में। जब सीरीज में प्रतिरोध जुड़ते हैं तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध है वो क्या होगा बेटा, R1 जोड़ देते हैं हम, ये तो पता ही है। अच्छा, तुल्य प्रतिरोध दिखने में कैसा होगा, तो तुल्य प्रतिरोध बेटा दिखने में ऐसा ही होगा जैसा नॉर्मल प्रतिरोध दिखता है। कहने का मतलब बेटा ये कहानी ये है कि आप इन तीनों प्रतिरोध को एक प्रतिरोध से दिखा सकते हो, जिसे क्या बोलते हैं हम, आर इक्विवेलेंट। और ये है ए, ये है बी। तो जो काम बेटा ए और बी के लिए, जो काम ए और बी के लिए ये तीन प्रतिरोध कर रहे थे, वही काम ए और बी के लिए अब कौन करेगा, एक ही प्रतिरोध करेगा, जिसे आप बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो इस तरह से बेटा आप ध्यान रखिएगा। ये अब हमारा अगला लेक्चर जो रहेगा वो इन्हीं पे डिपेंड रहेगा, मतलब रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन पे। हम सीरीज की चर्चा करेंगे, हम पैरेलल की बात करेंगे, फिर इस पे आधारित जितने सवाल हैं वो कर लेंगे। ध्यान से मन लगा के पढ़िए, जल्दीबाजी ना करिए। हरदम मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, जल्दीबाजी करना बेकार है। अगर आप जल्दी सिलेबस को खत्म करना चाहते हैं, सिलेबस क्यों खत्म करना चाहते हैं अपने मन से पूछिए। सिलेबस इसलिए खत्म करना चाहते हैं कि सवाल अगर आए परीक्षा में तो हम उसको कर लें। तो सिलेबस खत्म करने का पहला उद्देश्य तो यही है ना कि अगर सवाल पूछे तो कर लें। तो सवाल बेटा पूछे और करे तभी पाएंगे जब आराम से पढ़े होंगे, सिलेबस को मन लगा के समझ के पढ़े होंगे। इसके लिए बेटा सबसे आसान मैं तरीका बता रहा हूं सिलेबस खत्म करने का, वह ये है कि जितना इत्मीनान से और जितने शांति से पढ़ोगे, सिलेबस उतनी तेजी से खत्म होता है और उतना आप समझोगे। जल्दीबाजी करोगे ना सिलेबस खत्म कर पाओगे बेटा, ना ही समझ पाओगे। धन्यवाद।